Hello everyone, I welcome you all in this new video tutorial of class 12th, and guys, today we are going to discuss 13.3, which is Bayes theorem of probability. So let's start today's class. Before going to this class guys, आप लोग को मेरी प्रीवियस दो वीडियोस जो हैं 13.1 और 13.2 की वो बिल्कुल वॉच करनी होगी. उसके बिना आपको ये वाला वीडियो समझ में नहीं आने वाला है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी चैप्टर में देयर इज़ 3 डिफरेंट सेक्शंस जहाँ पे आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने पहले पढ़ा, फिर आपने देखा कि व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, एंड अब अपन देखेंगे बेस थ्योरम. तो बेस थ्योरम में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा से शायद सारे टीचर्स नहीं डिस्कस कर पाते हैं आपके साथ में, और हम डायरेक्टली बेस थ्योरम में जंप कर लेते हैं. बट बिफोर बेस थ्योरम हमको टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है और रिवर्स प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये कुछ नए टर्म्स आपको लग रहे होंगे. इन टर्म्स के साथ भी हमको डील करना है, ठीक है. 13.3. सो 13.3 को स्टार्ट करने के पहले, मतलब प्रोबेबिलिटी का ये जो चैप्टर है हमारा, ठीक है, 13.3 ही होना चाहिए मेरे ख्याल से. इसको स्टार्ट करने से पहले, बेस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ों को और बताऊंगी, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है. तो मेनली जो हेडिंग है वो आपकी रहेगी बेस थ्योरम, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी में हम बेस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे. बट डायरेक्टली हम बेस थ्योरम नहीं पढ़ेंगे, पहले कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को डिस्कस करनी है वो है रिवर्स प्रोबेबिलिटी. रिवर्स प्रोबेबिलिटी, ओके. अब नाम से समझ में आ रहा है, रिवर्स जाकर के प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है. कैसे? एक केस लेते हैं, ठीक है. चलो एक मार्कर और ले लिया मैंने. सपोज आपके पास में 3 बुक शेल्फ्स हैं. दिस इज़ फर्स्ट बुक शेल्फ, दिस इज़ सेकेंड बुक शेल्फ, एंड दिस इज़ थर्ड बुक शेल्फ. Okay, and you have suppose 2 kind of book, 2 subjects of book. First you have English and Maths. यहाँ भी आपके पास में English और Maths की बुक्स रखी हैं, एंड यहाँ भी आपके पास में English एंड Maths की बुक रखी हुई है, ठीक है. 3 बुक शेल्फ है आपके पास में, और आप मतलब यू आर वेरी इंटरेस्टेड अबाउट इंग्लिश, स्टडिंग इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स. तो कुछ भी सपोज यहाँ पे कंपटीशन वाली बुक है, यहाँ पे नॉर्मल आपकी टेक्स्ट बुक है, यहाँ पे रेफरेंस बुक है, तो सब जगह पे इंग्लिश और मैथमेटिक्स की बुक रखी हुई है. सपोज यहाँ पे 5 इंग्लिश है, 6 मैथमेटिक्स है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, ऐसे कुछ रेशियो में यहाँ पे बुक. अब क्या करना है मुझे, नाउ आई वॉन्ट टू डिस्कस दिस इवेंट. अब आपके पास में 3 शेल्फ है और उनमें कुछ डिफरेंट बुक्स रखी हुई है, कुछ डिफरेंट नंबर्स में. एक चीज़ हो सकती है यहाँ पे कि भाई आपको दो कंडीशन हो सकती है. पहली कंडीशन ये है कि आपको ये पता हो कि बुक जो है वो थर्ड शेल्फ से निकल रही है, ठीक है. ये गिवन है आपको दैट आप सपोज आई एम ड्राइंग अ बुक, ठीक है, फ्रॉम वन ऑफ द शेल्फ, एंड सपोज वो थर्ड शेल्फ है, गिवन है, ये थर्ड शेल्फ मेरे को गिवन है, और मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि भाई वो मैथ्स बुक हो, उसकी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो. डेट क्वेश्चन है कि पहले आपको दे दिया है कि भाई ये आपका फर्स्ट शेल्फ था, ये सेकंड शेल्फ था, ये थर्ड शेल्फ था. आपको बता दिया है दैट यू आर ड्राइंग अ बुक, है ना. फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ मैथ्स बुक व्हेन गिवन दैट द थर्ड शेल्फ हैज़ बीन चूजन, ठीक है. ये सिंपल क्वेश्चन है. अब अगर क्वेश्चन को मैंने ऐसा बनाया, क्वेश्चन सपोज ऐसा हो गया कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको फाइंड आउट करना है कि मैंने एक बुक ड्रॉ किया, मैंने क्या किया, एक बुक ड्रॉ किया, एंड बुक ड्रॉ करने के बाद में मैंने फाइंड आउट किया कि ये जो ड्रॉन बुक है इट इज़ मैथ्स बुक, ठीक है. तो फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम थर्ड शेल्फ. अब ये तो उल्टी बात हो गई, है ना. आपको बुक का नेम दे दिया कि आपने मैथ्स का बुक ड्रॉ किया है भाई, बट आपको ये बताना है कि आपने थर्ड शेल्फ से ड्रॉ किया है. तो अगर मैं इन दोनों क्वेश्चन को देखूँ तो ज़रा सा डिफरेंस है. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जब भी पहले आप जाओगे अपने कबर्ड के पास में, आपके पास में 3 शेल्फ है, आपने चूज़ किया कि भाई मैं थर्ड वाले शेल्फ को चूज़ करती हूँ, और वहाँ से मैंने एक बुक निकाल लिया. सिंपल क्वेश्चन है. अब क्वेश्चन को मैंने उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया. कैसे? दैट जो मैंने एक बुक ड्रॉ किया एंड दैट बुक इज़ ऑफ मैथ्स बुक, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट यू हैव चोजन द थर्ड शेल्फ, ठीक है. तो इसी को हम बोलते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी. जब आपके पास में इस टाइप की कंडीशंस होंगी, जब आपको क्वेश्चन ये नीचे वाले क्वेश्चन जैसा पूछा जाएगा, दैट टाइप ऑफ इवेंट्स आर नोन एज रिवर्स इवेंट, ठीक है. और वहाँ से जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट होगी वो रिवर्स प्रोबेबिलिटी है. इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन कि मैथ्स बुक ड्रॉ हुआ है, दिस विल बी गिवन टू यू, ठीक है, एंड आपको प्रोबेबिलिटी किसको निकालनी पड़ेगी कि वो थर्ड शेल्फ से निकला है. तो डेफिनेटली वी विल यूज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट, एंड थ्रू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वी विल फाइंड आउट दिस रिवर्स प्रोबेबिलिटी.
ओके तो ये जो रिवर्स प्रोबेबिलिटी का केस था, आपके एक मैथमेटिशियन है जॉन बेस, ठीक है, उन्होंने इस रिवर्स प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को पढ़ा, ठीक है, एंड ही हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ रिवर्स प्रोबेबिलिटी इन मैथमेटिक्स, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने अपना बेस थ्योरम दिया। तो आई होप आप लोग को रिवर्स प्रोबेबिलिटी क्या है ये समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द रिवर्स प्रोबेबिलिटी लेट्स मूव टू टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसको रब करते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी भी समझेंगे। बिफोर गोइंग टू द टोटल प्रोबेबिलिटी हम कुछ प्रिलिमिनरी कंडीशंस ले लेते हैं, ठीक है। सपोज आई हैव अ सैम्पल स्पेस S, राइट, एंड फॉर द सैम्पल स्पेस S आई हैव मैनी डिसजॉइंट इवेंट्स, है ना, आई हैव मैनी इवेंट्स, और ये इवेंट्स कैसे हो सकते हैं, E1, E2 अप टू En। एक ही सैम्पल स्पेस के काफ़ी सारे इवेंट्स हो सकते हैं, आप सबको पता है। जैसे मैंने सपोज एक डाया फेंका एंड उसके अंदर मैं काफ़ी सारे इवेंट्स बना सकती हूँ। सपोज इवेंट E1 इज़ फाइंडिंग आउट एन इवन नंबर, इवेंट E2 इज़ फाइंडिंग आउट एन ऑड नंबर, ठीक है, और भी कुछ हो सकता है, इवेंट E3 इज़ फाइंडिंग आउट प्राइम नंबर। ऐसे आप काफ़ी सारे इवेंट्स बना सकते हैं। बट यहाँ पे प्रोवाइडेड है, ये जो अपन प्रिलिमिनरी कंडीशन बना रहे हैं, इसमें ये प्रोवाइडेड है कि अपन ने क्या लिया, एक सैम्पल स्पेस S लिया, ठीक है, और उसके हम काफ़ी सारे, उसके अंदर के हम काफ़ी सारे इवेंट्स ले रहे हैं फ्रॉम E1 टू En, एंड दिस इवेंट्स आर डिसजॉइंट, दिस इवेंट्स आर डिसजॉइंट इवेंट। आपको सबको पता होगा कि डिसजॉइंट इवेंट क्या होता है, नहीं पता तो यहाँ देख लो। सपोज आई हैव अ इवेंट EI एंड इवेंट EJ एंड वी आर फाइंडिंग आउट द इंटरसेक्शन, देन देयर विल बी नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम, दे विल शो अ फाई सेट, ठीक है, नल सेट, ओके, ये कौन सा हो गया, नल सेट हो गया। एंड सेकेंड इज ऑल इवेंट्स आर लाइक दिस। अगर मैं उनका यूनियन करूं तो वो सब के सब क्या बना देंगे, आपका सैम्पल स्पेस बना देंगे, ठीक है। तो हमको ये दो कंडीशन लेके चलनी है कि भाई हमारे जितने भी इवेंट है वो डिसजॉइंट इवेंट है, ठीक है, और उन सब का यूनियन हमको क्या दे देगा, वापस से आपका सैम्पल स्पेस बना देगा, ठीक है। अब ये दो कंडीशन अपन ने लेके चला और हम टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए बात करने वाले हैं। ओके, सो गाइस दीज आर द पार्टीशन ऑफ द सैम्पल स्पेस एंड डिसजॉइंट इवेंट है, और सारे के सारे इवेंट का यूनियन करेंगे तो इट विल गिव मी सैम्पल स्पेस। वन मोर थिंग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इफ आई विल फाइंड आउट इट विल बी ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव इवेंट्स है, इवेंट का होना मतलब क्या तय है। ओके, अब इसको लेकर के हम क्या बनाने वाले हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी। अब अपन सपोज करते हैं कि लेट देयर इज वन मोर इवेंट A which is associated with S, okay, and we need to find out the probability of A. So let us find out the probability of A. Probability of A will be equals to E1 into probability of A by E1। ये कहाँ से आ रहा है, ये आपने जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ा है पिछली क्लास में, ठीक है, ये वहाँ से आ रहा है, प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। मैं इसको समझाने भी वाली हूँ, अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। देन इट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ En एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई En। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके पास एक ही सैम्पल स्पेस में वी हैव पार्टीशन ऑफ इवेंट्स, लेट E1, E2 एंड En, और एक और इवेंट A जो एसोसिएटेड है उसके साथ में, ठीक है। इसको लिखने का मतलब आप सबको पता है, आपने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ा हुआ है, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब इवेंट E1 हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड एंड वी आर फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हैज़ ऑकर्ड, राइट। Event E2 has occurred and we are finding out the probability of A when E2 has occurred, right? This we have already studied in the previous classes where we have discussed the multiplication theorem. तो ये जो है ना, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, this is nothing but the total probability, this is nothing but the total probability। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कैसे आया, इसके प्रूफ के थोड़ा डिस्कस करते हैं, प्रूफ के ऊपर, ठीक है। आप बोलोगे मैम क्लास तो बेस थ्योरम की चल रही है और आप ये सब क्या पढ़ा रहे हो। यार बेस थ्योरम को पढ़ने से पहले हमको कुछ और चीज़ें जाननी होती है, उनमें से एक रिवर्स प्रोबेबिलिटी और एक टोटल प्रोबेबिलिटी है। दोनों को डिस्कस करने के बाद में आखिरी में बेस थ्योरम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहले इसका प्रूफ। चलो सबसे पहले इसके प्रूफ को देखने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम। यहाँ पे हमने बनाया एक सैम्पल स्पेस S, यहाँ पे हमने उसी से एसोसिएटेड कोई एक इवेंट A बना दिया, और यहाँ पे बहुत सारे और इवेंट्स बनाए, E1, E2, E3, En, ऐसा कुछ बना दिया। ये E1 है, ये E2 है, ये En है, ऐसा कुछ इवेंट बना दिया। और ये जो है आपका ये A है,
ओके अभी अपन ने प्रिलिमिनरी कंडीशंस क्या क्या ली थी, दैट एस के पार्टीशन इवेंट्स है हमारे पास में E1 E2 अप टू En, ठीक है, एंड इन सब का अगर अपन यूनियन करते हैं देन विल गेट S and they are disjoint. It means nothing is common between them. अब देखो E1 और E2 दो disjoint event है, why so? There is no value which is common in them. Okay. अब अगर मैं आपको बोलूँ, आपको सबको पता है इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला, दैट अगर मैं आपको बोलूँ कि A can be written as A intersection S, then I guess you all are agree with me, because if this whole is S and if I am finding out the intersection of S with A, only A will come, है ना. इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, द वॉट एवर द वैल्यू विच इज कॉमन विल कम इन द रिजल्ट, राइट. सो दिस विल हैपन. ओके, इन प्लेस ऑफ एस आई कैन राइट दिस, सो जस्ट राइट डाउन ए इज इक्वल्स टू, सॉरी, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट लगा दो, E1 यूनियन E2 यूनियन इट विल गो अप टू En, देन व्हाट विल हैपन, इट विल बी ए इंटरसेक्शन E1, ठीक है, यूनियन A intersection E2 यूनियन इट विल गो अप टू A इंटरसेक्शन En, ठीक है. ये सब आपको, ये भी प्रॉपर्टीज़ है, जब हम सेट वाला चैप्टर पढ़े हैं क्लास 11th में तब हमने वहाँ पे देखा हुआ है. ये तो मेरे पास में ये और ये चीज़ें आई हैं. अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे अब ये तो हो गया A के लिए हम काम कर रहे हैं, बट मुझे फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी. किसकी प्रोबेबिलिटी, इस A की प्रोबेबिलिटी. ये देखो, ये मेरे को प्रूफ करना है, तो ये कैसे निकालेंगे, ध्यान दो. ये हो गया. अब मुझे बताना प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स A यूनियन B इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. ये सबको पता होना चाहिए, है ना, और आई गेस ये सबको पता है भी, ठीक है. अब क्या करेंगे यार, हमको पता है कि इफ़ द इवेंट्स आर डिसजॉइंट the probability of A intersection B will become what, 0. So what will left, probability of A union B will be only probability of A plus probability of B. If I want to find out the probability of this A, what will happen, just look at here, I'm writing probability of A, then this will be probability of this whole event, probability of this whole event. So you can see if this is A union B, if this is some value union some different value union some different value, it means I can write the whole thing as probability of A intersection E1 plus a probability of A intersection E2 and so on probability of A intersection En, जो ऐसे लिखा हुआ है. सपोज करो ये A है पूरा, फिर प्लस हुआ, फिर ये B है पूरा, फिर प्लस हुआ, अब इट विल गो अप टू nth इवेंट. ओके, नाउ बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, क्या था यार मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहाँ से आया था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से. कैसे, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं. अगर मेरे पास में कोई इवेंट E1 है विच इज़ ऑलरेडी गिवन और ऑलरेडी ऑकर्ड, राइट, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ A, देन इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1. याद आ गया होगा सबको, ठीक है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे प्रीवियस वीडियोस के लिंक गिवन है, आप बिल्कुल वहाँ पे जा करके वॉच कर सकते हैं, ठीक है. नाउ आई कैन ट्रांसफर दिस वैल्यू ओवर हियर, सो इट विल बिकम प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1. तो ये है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड दिस वाज योर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम. इन्हीं दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं गाइज. चलो इसको फटाफट रब कर देते हैं और फिर इसको यूज़ करते हैं. So it will be probability of E1 into probability of A by E1 plus probability of E2 into probability of A by E2 and it will go up to probability of En and probability of A by En and this is nothing but the total probability. ठीक है, यही लिखा था मैंने फॉर्मूले में, ठीक है. ये हमने क्या कर लिया, प्रूफ भी कर लिया. तो ये हो गई आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी. अब ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी और टोटल प्रोबेबिलिटी क्यों आई, जब हमारे पास में मल्टीपल इवेंट्स होते हैं और किसी एक इवेंट के होने के बाद दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को हम फाइंड आउट करते होते हैं, तो वो केस बेस हो जाता है, कंडीशनल बेस हो जाता है. जैसे मेरे पास में 3 शेल्फ थे, ठीक है, मैं तीनों में से किसी भी एक को चूज़ करके एक बुक को ड्रॉ कर सकती थी, ठीक है ना. तो पहला केस क्या हुआ कि मेरे को 1 2 3 तीनों शेल्फ में से एक शेल्फ को चूज़ करना पड़ेगा और उसके बाद फिर अंदर में जो भी सब्जेक्ट की बुक्स है वहाँ से एक बुक भी चूज़ करना पड़ेगा. तो एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका रहेगा कि अगर मैंने थर्ड वाला शेल्फ चूज़ किया तब फिर मैंने कोई बुक बाहर किया, बाहर, है ना. बट रिवर्स प्रोबेबिलिटी केस में मेरे को ये बता दिया कि भाई आपने मैथ्स की बुक आपने ड्रॉ किया था, आप बताइए कि आपने तीनों में से कौन सा शेल्फ चुना. ओके, सो दिस इज़ हाउ द होल थिंग विल गो एंड बेस थ्योरम जो है वो पूरा इसी पे रिलेटेड है. अब अपन डायरेक्टली आते हैं बेस थ्योरम पे. ओके, लेट अस स्टार्ट बेस थ्योरम. बेस थ्योरम में क्या होगा हमारा,
ठीक है। बेस थ्योरम में क्या होगा, बेस थ्योरम में सपोज अगेन आई एम टेकिंग अ सैम्पल स्पेस S और उससे एसोसिएटेड काफ़ी सारे इवेंट है, इवेंट E1 टू En एंड दिस ऑल इवेंट आर डिसजॉइंट। मैंने बता दिया डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। एंड देयर यूनियन विल गिव द वैल्यू ऑफ all element of sample space, I can say. Okay, there is one more event which is associated with A. Okay, so I'm representing the event with EI where I can be 1 to n, तो ये E1 E2 En दे देगा, ठीक है। तो probability of EI when A has already occurred or A is given, so this will be equals to probability of EI, probability of A by EI, ठीक है। एंड दिस विल बी summation of j is equals to 1 to n probability of EJ and probability of A by EJ, ठीक है। अब ये देखो, ये तो फॉर्मूला है सिर्फ। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ये सब चीज़ें क्या हो गई, क्या कर दिया आपने। तो देखो, अगर आपके पास में कोई एक सैम्पल स्पेस गिवन है एंड उससे एसोसिएटेड मेरे पास में 2 इवेंट है, E1 एंड E2, और आपके पास में एक और इवेंट है विच इज़ A, यू नीड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन A इज़ गिवन, ठीक है। जैसे E1 सपोज कर लेते हैं, शुरू में एकदम हमने क्या बोला था, मैथ्स बुक निकालना है, तो ये मैथ्स बुक की प्रोबेबिलिटी है, जबकि मेरे को पता चल गया है कि नहीं, जबकि आपको पता है कि आपको मैथ्स बुक ऑलरेडी आप निकाल चुके हो विच इज़ A, आपको E1 बता रहे हैं कि वो आपने थर्ड वाले शेल्फ से निकाला, ठीक है। वो आपने कहाँ से निकाला, थर्ड वाले शेल्फ से निकाला, तो ये अपन लिख लेते हैं यहाँ पे E3। सो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E3, and this will be probability of E1, probability of A by E1 plus of probability of E2, probability of A by E2 and plus of E3 and probability of A by E3। तो आपने देखा यहाँ समेशन का साइन लगा था, इसलिए हमने सब कुछ को यहाँ पे लिखा है प्रोबेबिलिटी की। आप अगर आप मेरी फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं तो जो चाहिए वो हमेशा ऊपर रहता है और जो सब कुछ है वो हमेशा कहाँ रहता है, नीचे रहता है। तो ये सेम कंसेप्ट है यार, बट ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया है। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैम इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो नॉर्मली अगर मेरे पास में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखें तो ये कैसा होगा, बाय यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी PEI upon A will be equals to PEI intersection A upon probability of A। ये तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से बिल्कुल ऐसा लिखा जाएगा, ऐसा, ठीक है ना। एंड व्हाट इज दिस PA देख लो, सब कुछ लिखा रहा है पूरा ऐड होकर के। ये किस में देखा था अभी हमने, टोटल प्रोबेबिलिटी में। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A कहाँ से आएगा, जो हमने टोटल प्रोबेबिलिटी देखा वहाँ पर से। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी विल डिराइव आवर बेस थ्योरम। एंड चलिए फटाफट, आई गेस आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लिया है, हम 2 क्वेश्चन लगाते हैं, एक टोटल प्रोबेबिलिटी से और एक बेस थ्योरम से। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम टोटली डेडिकेटेड रहेंगे क्वेश्चंस पे। आज का ये पूरा सेशन जो था वो कंसेप्ट पे था, ठीक है। 13.3 के सारे क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बट अभी सिंस हमने कंसेप्ट को स्टडी किया है तो हम कंसेप्ट को स्टडी करके उसको ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, उससे रिलेटेड हम 2 क्वेश्चन लगाएंगे जिससे आपको प्रोबेबिलिटी, आई मीन टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम पूरा क्लियर हो जाए। ओके, लेट्स डू। चलिए देखिए, हमने क्या किया है, हमने आपके बुक से एक क्वेश्चन लिया है टोटल प्रोबेबिलिटी का, जहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 15 है। इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन, बट स्टिल आई वांट टू speak something about it so that you'll be able to understand what is total probability. See guys, a person has a constant job probability points that there will be strike, है ना। वहाँ पे अगर स्ट्राइक होगी तो कितनी है, 0.65 किसकी स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी। 0.80 that the job will be did on time if there is no strike, okay। and 0.32 that the construction job will be completed on time if there is a strike। यहाँ पे कंडीशन है देखो, completed on time if there is a strike। Determine the probability that the construction job will be completed on time, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 इवेंट बनाए हैं, A है कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम एंड B है देयर विल बी स्ट्राइक। ओके, नाउ जो भी डिटरमिन करने को रहता है अपने को कि कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, उसको हम हमेशा क्या लेके चलते हैं, A लेके चलते हैं, बिकॉज हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ A का ही फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो हमको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। नाउ व्हाट इज गिवन, उसको पहले लिखने की ज़रूरत है। तो गिवन दैट, फर्स्ट क्या गिवन है मेरे को, द प्रोबेबिलिटी आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक। तो स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी हमने B ली है उस इवेंट को, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 0.65। और अगर वहाँ पे स्ट्राइक नहीं होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, B डैश करके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश विल बी 1 माइनस ऑफ 0.65। ये बेसिक फिनोमेना है विच इज़ 0.35, ठीक है। तो हमने प्रोबेबिलिटी
दैट देयर विल बी स्ट्राइक उसकी कितनी है और देयर वोंट बी स्ट्राइक उसकी कितनी है, दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया है. वन मोर थिंग इज गिवन दैट देयर इज नो स्ट्राइक and point 3 to that the construction job will be completed on time if there is a strike. देखो ए मैंने बोला है construction job will be completed on time. Construction job will be completed on time if there will be a strike. ठीक है, it is also given which is 0.32. Probability of A by B will be 0.32. Okay, ये सिर्फ probability of B नहीं है, ये probability of A by B है कि जब B is already given देन ए की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है विच इज़ 0.32. और एक चीज़ गिवन है देखो सबसे शुरू में 0.80 इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन देयर इज नो स्ट्राइक, तो मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी डैश इज गिवन विच इज 0.80. नाउ आई नीड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी गाइज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी, एक कब हो सकता है जब वहाँ पे स्ट्राइक हो तब आपका काम कंप्लीट हो सकता है, या फिर स्ट्राइक ना हो तब काम कंप्लीट हो सकता है. तो ये है आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी. ओके, वैल्यू पुट करो, ये हो गया आपका 0.65, दिस इज 0.32 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस 0.35 एंड ए बाई बी डैश विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी डैश 0.80. ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको काम कंप्लीट करवाना था. कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम. दो केसेस थे, व्हेन देयर इज़ अ स्ट्राइक, व्हेन देयर इज़ नो स्ट्राइक. ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में लेकर के आपका काम कैसे कंप्लीट हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने को ही हमने क्या बोला, टोटल प्रोबेबिलिटी. आप ये सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आएगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टोटल प्रोबेबिलिटी. लेट अस हैव वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द बेस थ्योरम. Okay guys, let us have a question from Bayes theorem, right? मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, उसको अपन सॉल्व करते हैं. ठीक है, a bag contains 4 red and 4 black balls. ठीक है, एंड अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल. ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है. ठीक है, तो आपने यहाँ पे पहले 2 बैग बनाया, बैग 1 एंड बैग 2. हियर यू हैव 4 रेड and 4 black balls and here you have 2 red and 6 black ball. Okay, one of the 2 bags selected at random. हमको पता नहीं कि कौन सा बैग सेलेक्ट किया गया है, इन दोनों में से कोई एक बैग को सेलेक्ट किया है हमने. ठीक है, one of the 2 bags selected at random and a ball is drawn. और यहाँ पे क्या किया अपन ने, एक कोई कलर का बॉल निकाला है from the bag which is found to be red. ये कौन से कलर का बॉल निकला, आपके पास रेड कलर का बॉल निकल गया. नाउ व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग. हमको क्या करना है, हमारे पास में रेड कलर का बॉल निकला. ठीक है, तो हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि भाई वो कहाँ से निकला, आपके फर्स्ट बैग से निकला. कहाँ से निकला, आपके फर्स्ट बैग से. दिस इज़ योर फर्स्ट बैग एंड दिस इज़ योर सेकेंड बैग. ओके, अब हमको बताना है कि ये वाली प्रोबेबिलिटी मेरे को बनानी है. अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ही सैम्पल स्पेस के अंदर बहुत सारे इवेंट्स होंगे और उसका एक एसोसिएटेड और एक इवेंट होगा ए. ठीक है, तो सारे इवेंट्स बना लेते हैं. सपोज किया मैंने इवेंट E1. ठीक है, चोजिंग फर्स्ट बैग. ठीक है, आप इवेंट E2 बना लीजिए, चोजिंग सेकेंड बैग. ठीक है, एंड आपने ए बना दिया रेड बॉल. ठीक है, जो भी हमने बॉल ड्रॉ किया है वो कौन सा कलर का है, रेड बॉल है. ठीक है, रेड कलर का है. इट मीन्स अगर मैं इसको बेस थ्योरम पे फिट करना चाहूँ, सो इट विल लुक लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट E1 व्हेन ए हैज़ ऑकर्ड. right, so it will be equals to probability of E1 into probability of A by E1 upon probability of E1, total probability रहेगी, and plus probability of E2 and probability of A by E2. तो देखो आपको क्या क्या निकालनी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, अब देखो यार यहाँ से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बोलूँ, आपके पास में टोटल कितने बैग्स हैं, 2 बैग्स हैं, आउट ऑफ विच यू आर चूजिंग द फर्स्ट वन. तो कितना हो गया, 1/2 हो गया प्रोबेबिलिटी जो चाहिए बटे में सब कुछ. यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, देखो ये भी कितना हो गया 1/2, क्योंकि दोनों में से आपको एक बैग चूज़ करना है, चाहे आप E1 लगा रहे हैं या E2, दोनों में से कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2. मैंने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 क्या है मैं आपको समझाती हूँ. प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 इज़ कि अगर आपने फर्स्ट वाला बैग चूज़ किया तो रेड बॉल निकले.
ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोटल यू हैव 8 balls आउट ऑफ विच 4 आर रेड, तो ये कितना आ जाएगा 4/8 विच इज़ कमिंग आउट एज 1/2। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A, मतलब अब रेड बॉल कहाँ से निकालेंगे आप, सेकेंड वाले बैग से। तो सेकेंड वाले बैग में टोटल यू हैव 8 balls आउट ऑफ विच यू नीड टू फाइंड आउट, यू नीड टू ड्रॉ अ रेड बॉल। तो रेड कितना है 2, तो 2 1 जा 2 4 जा, इट इज़ कमिंग आउट एज 1/4। आपने सारी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है जो जो हमको अपने बेस थ्योरम के अंदर में ज़रूरत थी। बस आपको इन वैल्यूज़ को वहाँ सब्स्टिट्यूट करना है एंड यू विल गेट द आंसर। ऊपर से हम क्वेश्चन को रब करते हैं, ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ choosing a first bag when red ball has already drawn, so this will be equals to probability E1 1/2 and probability of A by E1 which is also 1/2, then probability of E1 and the same 1/2 into 1/2, then plus probability of E2 is 1/2 and probability of A by E2 is 1/4. Okay, just solve it. It will give you 1/4 in the numerator. It is 1/4 plus 1/8. So it is 1/4. It is 1/8. 4 2s are 1s are. So 1/4 into 8/3. So 4 1s are 4 2s are. So this is your answer. 2/3 is your answer. Okay, guys, you can see that here we have a question from Bayes theorem, right? And we are completed now. This is it for the today's class. We'll meet in the next lecture with the many more questions from 13.3. Okay, so till then bye, and मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 13.3 के साथ में। बाय गाइज।